नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट। ये टॉपिक आपके सिलेबस में एलिमेंट्री कैनाल के नाम से दे रखा है, तो आप इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि किस चीज को हम यूज करें, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट। तो कुछ के अनुसार जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ टू एनस, और कई के अनुसार एलिमेंट्री कैनाल फेरिंक्स से स्टार्ट होती है। जीआई ट्रैक्ट की भी बात करें तो जीआई ट्रैक्ट का जो लिटरल मीनिंग है वो तो स्टमक और इंटेस्टाइन है, लेकिन कई लोग होल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी जीआई ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बक्कल कैविटी टू एनस। तो ये डिबेटेबल है, हम कोई भी शब्द का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें बक्कल कैविटी की, तो जो बक्कल कैविटी है वो सबसे पहला है, और उसके अंदर टीथ होते हैं, टंग होती है और पैलेट्स मौजूद हैं। तो टीथ, टंग एंड पैलेट। ओरल ग्लैंड्स जो हैं वो बक्कल कैविटी में ही खुलती हैं, एम्प्टी होती हैं। साथ ही साथ बक्कल कैविटी में आने वाली जो एक और ग्लैंड है जिसका स्त्राव आता है वो सलाइवरी ग्लैंड, जिसके कारण फूड जो है वो मॉइस्चर होता है, और साथ ही साथ सलाइवरी ग्लैंड में कुछ एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं जिसके कारण से केमिकल डाइजेशन की शुरुआत होती है। कई सारी वर्टिब्रेट स्पीसीज में कुछ में जो चबाने की प्रक्रिया भी पाई जाती है, मेस्टिकेशन, जिसके कारण मैकेनिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है फूड का। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इस कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम के लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल के लीजिए, वो है फेरिंक्स। तो फेरिंक्स बेसिकली एक कॉरिडोर है पैसेज के लिए फूड के, लेकिन फाइलोजेनेटिकली आप देखेंगे तो यहां से कई सारे ऑर्गन्स का उद्भव हुआ होता है, और डेवलपमेंटल तौर पे भी देखेंगे तो इसका जो इतिहास है काफी कॉम्प्लेक्स है। फेरिंग्स की अगर हम शुरुआत से देखें तो फेरिंग्स में आपको फेरिंजियल गिल पाउचेस दिखेंगे जो कि लेटरल वॉल के ऊपर मौजूद होते हैं, जैसे कि आपने फिश में देखा होगा। और यहां पर आपको बाकी में देखेंगे तो यहां पर इन पॉकेटिंग होती है इक्टोडर्म की भी, जिसके कारण फाइनली ये ब्रेंकियल ग्रूव्स बनते हैं। तो जहां पर ये एक दूसरे से मिलते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पाउचेस हैं और ग्रूव्स हैं वो एक पार्टीशन स्टेब्लिश करती हैं, जिसे क्लोजिंग प्लेट भी कहते हैं, जो इन दोनों के बीच में पाई जाती हैं। ये फिश और लार्वल एम्फीबियंस में जो क्लोजिंग प्लेट्स हैं वो परफोरेटेड होती हैं और गिल स्लिट के रूप में कार्य करती हैं, जबकि अन्य वर्टिब्रेट्स में ये जो क्लोजिंग प्लेट्स हैं वो रप्चर नहीं हो पाती, और अगर होती हैं तो तुरंत ही सील हो जाती हैं। इस कारण से वहां फंक्शनल गिल स्लिट डेवलप नहीं हो पाते। तो यहां जैसे हम देखेंगे 5 गिल पाउचेस जो ट्रेस होते हैं खास तौर पर, जिनकी पोजीशन आप देखेंगे डोर्सल और वेंट्रल पोजीशन है। इनमें आप देखिए कि किस तरह से इन पाउचेस से, डिफरेंट पाउचेस से डिफरेंट ऑर्गन्स का उद्भव हुआ है। तो जैसे फेरेंजियल पाउच, जो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है जो इलेस्मोब्रेंक में स्पाइरिकल बनाता है, लेम्प्रे में आपको यहाँ पर डोर्सल वाला जो है उससे थाइमस ग्लैंड दिखेगी, लेकिन आप अगर बर्ड्स में मेमल्स तक देखेंगे तो यहाँ पर ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस इससे फॉर्म होता है। फेरेंजियल पाउच, जो सेकंड फेरेंजियल पाउच है, इससे इलेस्मोब्रेंक,
इसके अलावा एन्यूरन्स, रेप्टाइल्स, इनमें थाइमस ग्लैंड का निर्माण होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, मेमल्स की बात करें, तो उनमें टॉन्सिल का निर्माण फेरिंजियल पाउच 2 से डिराइव होके होता है। फेरिंजियल पाउच 3 है, उसके डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो अगेन थाइमस ग्लैंड, इसके अलावा पैराथायरॉइड जो कि आपको यूरोडेल, एन्यूरन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ पैराथायरॉइड जो है वो आपको मेमल्स में भी मिलेगा, पैराथायरॉइड और थाइमस। थाइमस का जो उद्भव है वो फेरिंजियल पाउच 3 के डेरिवेशन से होता है मेमल्स में। इसी तरह से फेरिंजियल पाउच 4 जो है उससे भी थाइमस और पैराथायरॉइड का उद्भव होता है, और फेरिंजियल पाउच नंबर 5 जो है उससे अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी का निर्माण होता है। ज्यादातर यदि कांसिलाज में ब्रेन से लेकर के मेमल तक की आप बात करें तो उन्हें एनिमल्स में। आगे हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल, जो हमने कहा कि टेक्निकली फेरिंग्स के आगे से शुरू होगी, तो फूड प्रोसेसिंग जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रारंभ होती है। तो इसके अंदर शामिल होता है मोलस्क का फर्दर ब्रेकडाउन, एब्जॉर्प्शन और जो इनडाइजेस्टेड रेमनेंट्स है उनका एलिमिनेशन। एलिमेंट्री कैनाल की जो डिजाइन होती है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म की डाइट के अनुरूप होती है। तो क्योंकि एक ग्रुप के बीच में डाइट डिफर कर सकती है, तो इसलिए फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी आपको एलिमेंट्री कैनाल में काफी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जो अधिकांश वर्टिब्रेट है उनमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और क्लोएका ये देखने को मिलेगा। तो हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी देखें तो ये एक होलो ट्यूब है जिसमें 4 लेयर से ये बनी हुई होती है। ये पहली लेयर है म्यूकोसा, जो एपिथेलियम है जो ल्यूमेन को लाइन करती है, और इसी के साथ साथ म्यूकोसा में इस एपिथेलियम के अलावा होती है थिन लेयर स्मूथ मसल फाइबर्स की, जो कि मस्कुलेरिस म्यूकेसी बनाती है, और साथ ही साथ लूज कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद होता है जो कि लेमिना प्रोप्रिया बनाता है एपिथेलियल लाइनिंग और मस्कुलेरिस म्यूकेसी के बीच में। सेकंड जो स्तर होता है वो कहलाता है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के नीचे ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, और यहाँ पर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं। थर्ड है मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ मसल्स की ये लेयर है, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल की, स्मूथ मसल की शीट यहाँ पर मौजूद होती है। और आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज एडवेंसिशिया, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इसके अलावा यदि मीजेंट्री डेवलप होती है और मीजेंट्री इन्वेलप करती है एलिमेंट्री कैनाल को, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है इस कनेक्टिव टिश्यू की एडवेंसिशिया प्लस मेजेंट्री, उसको हम सिरोसा कहते हैं। तो ह्यूमन में आपको सिरोसा देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस एक सिलेंडर ट्यूब है जो कि इजीली डिस्टेंड हो सकती है लार्ज बॉलस को एकोमोडेट करने के लिए। म्यूकस इससे सिक्रीट होता है, लेकिन ईसोफेगस में जनरली कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता जो कि केमिकल डाइजेशन कराए। कुछ वर्टिब्रेट्स में ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो सिलिएटेड होती है। ईसोफेगस में अधिकांश में जो म्यूकोसा है लेयर वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। तो ये केराटिनाइज्ड भी होती है कई सारे एनिमल्स में, खासतौर पे वो जो रफ या एब्रेसिव फूड को ग्रहण करते हैं। वो वर्टिब्रेट जो बड़ी क्वांटिटी में फूड को एक ही बार में खा लेते हैं, वहां पर ईसोफेगस टेम्पररी स्टोरेज की साइट के तौर पर भी काम करती है जब तक कि अन्य उसमें डाइजेशन स्टार्ट ना हो जाए। ईसोफेगस के बाद में जो सेकंड आता है वो है स्टमक। ये स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का एक्सपेंडेड रीजन है। प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर स्टमक एब्सेंट होता है, यूरोकॉर्डेट्स में कुछ में स्टमक मौजूद है।
लेकिन उसमें ब्रेंकियल बास्केट भी मौजूद होती है। वो एनिमल जो बड़ी मात्रा में फूड लेते हैं और इरेगुलर बेसिस पे लेते हैं, लाइक कार्निवोर्स, तो स्टोमक जो है वहां पर स्टोरेज कंपार्टमेंट के तौर पे कार्य भी करता है। मोस्ट वर्टिब्रेट्स जो हैं, ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में आपको स्टोमक के एक्सपैंडेड रोल्स देखने को मिलेंगे। कुछ हद तक एब्जॉर्प्शन का कार्य कुछ वर्टिब्रेट्स में वाटर, सॉल्ट और विटामिन का स्टोमक में हो जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे इसका जो कार्य है वो है चर्निंग और फूड की मिक्सिंग करना मैकेनिकली, और गैस्ट्रिक जूस से डाइजेशन प्रारंभ कराना। गैस्ट्रिक जूस जो निकल रहा है उसमें एंजाइम्स मौजूद है, म्यूकस मौजूद है, जिसमें मुख्य तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है जो कि म्यूकोसल वाल्व से सिक्रीट होता है। जब स्टमक में फूड नहीं होता तो ऐसी स्थिति में स्टमक की जो वॉल है वो रिलैक्स होती है और फोल्डेड होती है। इन फोल्ड्स को हम रगी कहते हैं। स्टमक के 3 डिवीजन देखे जा सकते हैं, वन कार्डिया या कार्डियक स्टमक, फंडस और पाइलोरस या पाइलोरिक स्टमक। इनकी पोजीशन के आधार पे और इनकी टाइप ग्लैंड के आधार पे इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कार्डिया जो स्टमक है वो नैरो रीजन होता है, ये केवल मेमल्स में मौजूद होता है। ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच का ट्रांजिशन है। इसमें कार्डियक लेंस मौजूद होती हैं जिसमें मुख्य तौर पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं। सेकंड, फंडस रीजन, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का और इसके अंदर फंडिक लेंस मौजूद होती हैं। म्यूकस सेल्स भी फंडिक ग्लैंड्स में मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पर पैराइटल ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होती हैं जो कि HCl का सिक्रीशन करती हैं। साथ ही साथ यहाँ चीफ सेल्स भी होती हैं जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। इंटेस्टाइन में जाने से पहले फूड नैरो ट्यूब से गुजरता है जिसको कहते हैं पाइलोरस, जिसमें म्यूकोसल वाल पाई जाती है, और यहाँ पे पाइलोरिक ग्लैंड, डिस्टिंक्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पाइलोरिक ग्लैंड्स वो पाई जाती है जो मुख्य तौर पे म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। और खास तौर पे इसका जो pH होता है वो इस प्रकार होता है कि जो एसिडिक चाय में उसको ये न्यूट्रलाइज कर सके ताकि इंटेस्टाइन में जाए वो। तो जो शुरुआती डाइजेशन है वो जैसा आप देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक डाइजेशन मुख्य तौर पे फंडस में प्रारंभ हो जाता है, और कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक जो है वो म्यूकस ऐड करने का काम करते हैं। दोनों सिरों पर स्मूथ मसल बैंड मौजूद होते हैं वॉल में जो स्फिंक्टर के तौर पे काम करते हैं, जिसके कारण रेट्रोग्रेड फूड ट्रांसफर नहीं हो पाता है। आगे हम देखें तो स्टमक में ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स के अलावा कई सारे वर्टिब्रेट्स में नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स भी मौजूद होती हैं। तो जैसे हर्बीवोर्स में हम देखें तो ये नॉन ग्लैंडुलर रीजन ये है, ये जनरली बेस ऑफ ईसोफेगस के रूप में डेवलप हो जाता है। रोडेंट्स के अंदर नॉन ग्लैंडुलर जो ये एपिथेलियम है ये केराटिनाइज्ड भी मौजूद होती है। इंटेस्टाइन में हम बात करें आगे चल के तो तो यहाँ पर जो म्यूकोसा लेयर है इंटेस्टाइन की उसमें कई माइक्रोविलाई मौजूद होती हैं जिससे एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर माइक्रो इन्वायरमेंट मौजूद होता है बैक्टीरिया का, जिससे कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कई इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं जैसे फिफ्थ ऑफ लिवरपिन जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सोर्स है। यहाँ पर आपको इंटेस्टाइन के 2 मेजर रीजन देखने को मिलेंगे, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलेई मौजूद होती हैं। इसमें अगेन 3 पार्ट हो सकते हैं। ड्यूडेनम जो चाइम को रिसीव करता है स्टमक से, और इसके अंदर एक्सोक्राइन सिक्रीशंस मुख्य तौर पे लीवर और पेंक्रियास से ऐड होते हैं। नेक्स्ट जो 2 पार्ट है वो है जीजिनम और इलियम। ये 2 पार्ट आपको मेमल्स में खास तौर पर देखने को बेहतर तरीके से दिखेंगे, बाकी में इतना बेहतर नहीं दिखेगा। जो इलियोकोलिक वाल्व है, जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, ये स्फिंक्टर है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के मध्य। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो यूजुअली एक स्ट्रेट ट्यूब के रूप में होती है जो कि क्लोएका तक जाती है।
इसमें इसकी जो म्यूकोसा है उसमें विलाई का अनुपस्थिति होती है। जनरली मेमल्स में अगर हम देखें तो ये एक साइड में शिफ्ट हो जाती है और एक जेंटल लूप के फॉर्म में कॉलम के रूप में दिखाई देती है। लार्ज इंटेस्टाइन जनरली स्ट्रेट होती है और फाइनली एक अदर सेक्शन जिसको रेक्टम कहते हैं उसमें खुलती है। रेक्टम एनल कैनाल के रूप में खुलता है जो नैरो होता हुआ एनल कैनाल फॉर्म करता है, जहां पर आपको ट्रांजिशन दिखेगा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बीच में। यहाँ पर आपको एंड में स्मूथ मसल स्फिंक्टर दिखेगा जो कि एनल कैनाल की मस्कुलरिस लेयर में होता है, जो कि कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ वास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। फाइनली जो देखें हम तो इंटेस्टाइन कई सारे फंक्शन करती है, जिसमें सबसे पहला फूड को मूव कराने के लिए पेरिस्टाल्टिक, दूसरा इसमें सिक्रीशन ऐड होते हैं जिनको हम इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, म्यूकोस सिक्रीशन भी ऐड करता है, साथ ही साथ एसेसरी ग्लैंड से जैसे ड्यूडेनल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स जो कि सब म्यूकोसा में मौजूद होती है, इसके सिक्रीशन ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी को जो कि चाय में आ रही है, स्टोमक से जो आ रहा है। पेंक्रियाटिक सिक्रीशन भी यहीं पे आपको मिलेंगे और लिवर के सिक्रीशन भी मिलेंगे। तीसरा जो मुख्य कार्य होता है वो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसमें वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन स्मॉल के अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। लास्ट जो पार्ट है दैट इज क्लोएका, जो प्रोक्टोडियम है एट द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक गट, जिससे कि ये क्लोएका फॉर्म होता है, जिसको हम एक कॉमन चैम्बर भी कह सकते हैं, जहां पर इंटेस्टाइन और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के प्रोडक्ट आकर के मिलते हैं। कई सारे मेमल में और अधिकांश मेमल में और कुछ फिश में क्लोएका एब्सेंट होता है। इनके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो आउटसाइड ओपन होती है थ्रू एनस, और यूरोजेनिटल सिस्टम की सेपरेट ओपनिंग होती है। यहाँ हमने इस चैप्टर में अभी तक जो एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्टिब्रेट की, उसके बारे में जाना। धन्यवाद।